स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको आप जीओसी भी कहते हैं, वहां से ही हम शुरुआत करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हमारे केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल में तो किसी भी चैप्टर से शुरू करें वो सारा हम लोगों का लगभग शुरुआत का होता है। सारे चैप्टर एक दूसरे से अलग होते हैं। स्पेशली हम अगर फिजिकल शुरू करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से करते हैं, इनऑर्गेनिक शुरू करते हैं तो बॉन्डिंग से करते हैं, और जब हम ऑर्गेनिक पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन की क्राइटेरिया क्या है वगैरह। तो इसलिए हम लोग क्या शुरू करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बेसिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं। तो आज हम लोगों को जो पहला चैप्टर है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी को शुरुआत करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक पे कमांड बनाना है तो आपको जीओसी आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके इफेक्ट नहीं जानेंगे, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तब फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अगर आप बेसिक्स सारी सही से करके जा रहे होंगे तो आपका अल्टीमेटली सारी चीजें सही हो रही होंगी। दैट मीन्स आपकी पकड़ अच्छी होगी, मतलब इनके ऊपर कमांड होगी, तब आप हायर टॉपिक्स अगर करेंगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि वहां पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ना तो उससे ये नहीं दिखाया जाएगा कि यहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है, वहां पे अटैक आप कराने जा रहे हो। मान लीजिए कहीं पे अटैक कराना है, बेंजीन के ऊपर अटैक कराना है, कुछ कराना है, तो अगर उस बेंजीन के इफेक्ट आपको नहीं पता है कि वहां पे रेजोनेंस लग रहा है, कि कैसे लग रहा है, कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, तो हर बार वहां पे ये हम नहीं एक्सप्लेन करने जाएंगे, या आप भी एक्सप्लेन नहीं करोगे कि यहां पे इसका अटैक होगा। आप बोलते हो बेंजीन में जब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऐसा सब। तो वो सब कहां से आता है? वो सब हमारा जीओसी से ही आता है। वहां वो हमको डिफाइन करता है कि कैसे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन। इसी तरह के हजारों ऐसे पॉइंट होंगे जो हम आगे अपनी केमिस्ट्री में डील कर रहे होंगे, लेकिन वहां पे हर बार वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी यहां से गो थ्रू हो चुके होंगे, और वहां पे अच्छे से करने का मतलब है आप यहां पे अगर ऑलरेडी अच्छे से सीखे गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे इसमें कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग नाम से चैप्टर हमारा है। इसमें हम लोग अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो ये हम बात करते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की वगैरह, सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर मैं यहां पे आपको समझा दूं, आप जानते हैं, वैसे आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये सारी चीजें पता है, लेकिन अगर मैं पूछता हूं, यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये CH4 है, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारे सामने CH4 है, इसको क्या बोलते हो आप इसको मीथेन बोलते हो। लेकिन जब आप यहां पे देखने जाते हैं, बॉन्डिंग अगर इसकी देखने जाते हैं, तो कार्बन को क्या देखोगे, जो कार्बन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में कैसे होता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये 1s हुआ, ये 2s हुआ, ये 2p हुआ। अब यहां पे तो ये ऑलरेडी फिल है, ये भी फिल है और ये फिल है, ये लीजिए। अब आपने बॉन्डिंग में अगर पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, लाइनस पॉलिंग ने जिसको दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या बोला था उन्होंने बोला था कि जो भी हमारी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगी वो ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगी, और उतने ही बॉन्ड होंगे कोवेलेंट। तो यहां पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे 1 और 2, सिर्फ 2 ही हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस 2 ही हमारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो क्या यहां पे 2 बॉन्ड बनेगा? क्या कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा? यहां से आप देख सकते हो, यहां से एक हाइड्रोजन लिंक होगा, यहां से एक लिंक हो जाएगा, दैट मींस यहां से हमको तो कार्बन के साथ ये स्पीशीज मिलनी चाहिए थी, और ये तो ऑलरेडी फिल है। जो ऑर्बिटल फिल होंगे वो थोड़ी बॉन्ड बनाने जाएंगे, हां बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सामने वैकेंट ऑर्बिटल आनी चाहिए। क्या हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है, उसके पास 1s ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इससे बॉन्डिंग
बॉन्डिंग कैसे होगी? कोऑर्डिनेशन में तो हो जाती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, एक यहां पे फील्ड आता है और मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, लिगेंड अपने लोन पेयर उसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में इंसर्ट करता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन यहां हाइड्रोजन के पास जो s ऑर्बिटल है उसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा कि सामने से भी कोई एक ऐसा आए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो और दोनों ओवरलैप करके क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मेशन कर लेंगे। मान लीजिए H2 का केस देखते हैं तो वहां पे ऐसे फॉर्म होता है, ऐसा ही होता है। यहां पे ये देखा गया, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? मतलब हम तो जान रहे हैं, जब से हमने केमिस्ट्री पढ़ी है 9th क्लास से देख रहे हैं या उससे पहले से देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन जिस हिसाब की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये डाइवैलेंट होना चाहिए या डाइवैलेंट होना होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आती है, फिर इसी जगह से हम टर्म यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, इवन यहां से भी नहीं करते हैं। फिर हमने कहा कि चलिए ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट की बात थी, हम अगर बात करते हैं अपने एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट की क्या, जो हमारा 2s का इलेक्ट्रॉन था, यहां पे ये 1s है, ये हमारा 2s है और ये 2p है। यहां पे ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन थे और यहां पे भी पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन थे। ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। अब हमने क्या बोला है, ये वाला जो 2s वाला है, अगर आप देखोगे ये कार्बन है, कार्बन के अंदर यहां न्यूक्लियस है, ये 1s सेल है, 1s में 2 है और उसके ऊपर यहां पे ये 1s है। आपको पता है पहले 1s आता है, ये लीजिए यहां 1s, यहां पे भी 1s और इसी के ऊपर क्या है, 2p भी है। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा है, यहां पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और एक p में यहां, एक p में यहां है। अब हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रमोशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इनटू द 2p ऑर्बिटल। यहां से आप 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट कर दोगे और प्रमोट करोगे तो जो रिजल्टेंट स्पीसीज देखने को मिलेगी, तो यहां 1s2 में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, मतलब 1s का जैसी कॉन्फ़िगरेशन थी वैसी ही रहेगी। यहां पे दोनों पेयर में एक इलेक्ट्रॉन उधर मूव किया, दैट मींस 1, यहां पे 1 और ये 1। जैसे ही इसमें आया तो क्या देखने को मिला, हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और अकॉर्डिंग टू वीबीटी केमिकल बॉन्डिंग में यही सिखाया जाता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगी वो दूसरी ऑर्बिटल से, दूसरे एटम की ऑर्बिटल से वो भी हाफ फिल्ड होंगी, दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी। तो हमारे पास ये आ गया कि यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन लिंक होगा। क्या यही होगा? क्या टेट्रावैलेंट प्रूफ हो गया? यस, यहां से टेट्रावैलेंट तो बन गया, लेकिन अब भी इसमें प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के पास तो 1s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के पास 1s यहां पे है, लेकिन ये 2s है, ये 2p है और ये 1s है। अब देखिए ये वाला बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? अगर आपसे बोला जाए इसका बॉन्ड का नाम बताइए, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, यहां पे किसमें, 1s और 2s के बीच में हुई है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाएगा, इन तीनों के लिए पूछा जाएगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और बने किसके बीच में है? यहां पे 1s और 2p के बीच में। बताइए, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सेम टाइप के बॉन्ड हैं। ये एक है, ये 3 है एक साथ, एक तरह के हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां 1s 2s का ओवरलैप हुआ है और इस वाले में 1s और 2p का ओवरलैप हुआ है। फिर से सुनिए, यहां पे 1s और 2s का हुआ है, यहां पे 1s और 2p का हुआ है। क्या डिफरेंस होगा कि नहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ में? यस, एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग ही अलग अलग होगी। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इतना बेसिक तो आप जानते ही हैं कि ओवरलैपिंग से बनता है। मान लीजिए ये एक ओवरलैप हो रहा है, यहां 1s और 2s का है, तो ये दोनों स्फेरिकल हैं, लेकिन जब 2p होगा, p क्या होता है? डंबल शेप का होता है, ये लीजिए डंबल शेप। और यहां पे हाइड्रोजन कैसा होता है? वो तो स्फेरिकल है। क्या इन दोनों के ओवरलैपिंग में डिफरेंस होगा कि नहीं? यहां पे ओवरलैपिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा, और अगर ओवरलैपिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा तो जो एनर्जी उनके बॉन्ड बनने से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। याद रखिएगा, कभी भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जो एनर्जी दी जाती है उसी को ही आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल देते हो। ठीक है, तो यहां पे कुछ कम एनर्जी निकलेगी, यहां ज्यादा निकलेगी, लेकिन एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा देखा गया या एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा गया, उससे रिजल्ट निकला कि जो हमारे चारों बॉन्ड हैं वो इक्विवेलेंट एनर्जी के हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ के हैं, या उनका जो भी शेप, स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ वगैरह है वो सब कुछ सेम है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो
सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट ओवरलैप से सेम तरह के आ जाएं, तभी हमारा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ हाइब्रिडाइजेशन। इसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा टर्म यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको समझ में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे होता है, यहां से अब समझ में आएगा। आपको ये पता चल गया, पहले तो कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा था, एक्साइटेशन करा के एक्साइटेड स्टेट में ले गए तो 4 बॉन्ड बनाने लगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आई। चारों बॉन्ड में एक बॉन्ड की अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ आई और 3 की एक जैसी आई। फिर हमें पता चला ये तो होता नहीं, एक्सपेरिमेंटली तो सबकी बराबर है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी। तो ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, जिससे ये सॉल्व होगा। उससे पहले क्या है, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में जीओसी का बेसिक है कि कैसे कैसे हम, जीओसी हेल्प करती है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। अगर आपको स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करना है, ये सारी चीजें करनी कुछ भी है, तो आपको जीओसी हर जगह हेल्प करती है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं वो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या पढ़ते हैं, या तो कार्बन कार्बन के खुद के बॉन्ड, या तो कार्बन और हाइड्रोजन का है, इसी को डील करते हैं। उसके अलावा ये जो मैंने लिखे हैं देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस या कोई भी हेलोजन, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, दीज ऑल आर साइड एटम। मतलब एक बस थोड़ा सा पार्ट होगा इनका, लेकिन मोस्टली किससे बनते हैं, मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन का। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप उठा के देख लीजिए, कोई एल्केन ले लीजिए, मान लीजिए आप फॉर्मूला लिखते हैं ब्यूटेन का C4H10, ये ब्यूटेन है हमारा। इसको बाद हम अगर इसमें हेलोजन लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, C4H9Cl मान लीजिए, लगा दिया तो देखिए कितने सारे 4 एटम कार्बन के हैं, 9 हाइड्रोजन के हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 Cl का है। इसी तरीके से और भी हजारों करोड़ों एग्जाम्पल हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के मोस्टली लिंकेज देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फॉस्फोरस, सल्फर और जो हमारे जितने भी हेट्रो एटम है, ये सब बहुत मिनिमम अमाउंट में वहां पे पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड अभी बताया है। चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, याद रखिएगा 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं जनरल, ठीक है, वो जीओसी से हटके है। बॉन्डिंग में मानिए, यहां मानिए जीओसी मानिए आपका वो है। बॉन्ड 2 तरीके से होंगे, किसी भी तरीके कभी भी बॉन्ड बन रहा होगा, बॉन्ड ऑलवेज 2 तरीके के बन रहे होंगे मोस्टली जो आपको देखने को मिलते हैं। या तो क्या होगा, आयनिक बॉन्डिंग होगी वहां पे, या तो वहां पे कोवेलेंट होगा, ठीक है, या तो आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा। आयनिक का केस कभी भी पढ़ोगे तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द डिफरेंट आयंस, मतलब डिफरेंट तरह के आयन होगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी। इस तरह की सारी चीजें आप आयनिक में पढ़ते हो। जहां आयंस का या चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए वो आयनिक बॉन्डिंग में आएगा। और कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होगा, कभी भी आपको ओवरलैप देखने को मिल जाए ऑर्बिटल्स का, कभी भी ओवरलैप देखने को मिल जाए ऑर्बिटल का, वो आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके भी बहुत तरह के हैं कि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, कि डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्बिटल का ओवरलैप है, वो चाहे यहां पे ऐसे देखने को मिले, देखिए यहां पे अगर इसके बीच में ओवरलैप कराओगे, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे में इलेक्ट्रॉन ना हो, तो भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। और एक में ही दोनों इलेक्ट्रॉन हो, तीसरा पूरी तरीके से वैकेंट हो, तो भी ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बिकॉज यहां ओवरलैपिंग होने के बाद बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही। यहां पे क्या है, यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है, आयंस के बीच में है, तो ये होता है आपका आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग का बेसिक डिफरेंस है। यहां से हम आपको बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन का टर्म कहां से है, जो अभी समझाया है, ये सारी चीजें लिख दी है। एक्सपेरिमेंटल डेटा भी अभी दूंगा, वहां से भी आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगी कि कैसे होगा। ये मैंने कार्बन की ग्राउंड स्टेट लिखी, जो पहले भी लिख चुका हूं। सिंस ग्राउंड स्टेट ऑफ ए कार्बन हैज ओनली 2 हाफ फिल्ड, मतलब 2 ही है, तो इसका मतलब क्या 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वजह से हमने बोला कि यहां डाइवैलेंट होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जब से केमिस्ट्री पढ़ी है, हर समय क्या देखा है कि कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, और जैसे ही टेट्रावैलेंट होगा तो अब हम क्या करें, फिर हमने देखा कि अब क्वेश्चन हो रहा है कि वाई शुड कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड, फिर कैसे बताएं कि 4 बॉन्ड हमारा कैसे बन रहा है, उसका रीजन चाहिए। तो फिर हमने बताया देयर इज एन कंपेयर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए CH2 एंड CH4 मॉलिक्यूल। देखिए, जब एक CH बॉन्ड बनता है, एक CH बॉन्ड अगर बनेगा, यहां पे लिख देता हूं,
यहां पे एक CH बॉन्ड की फॉर्मेशन अगर होगी, तो आपको 418 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होते दिखेगी। जब भी एक CH मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा, 418 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई होगी। दैट मींस अगर आप बात करते हो CH2 मॉलिक्यूल जो होता है, CH2 मॉलिक्यूल, तो इसके बनने में क्या हुआ होगा, 418 को ही आप मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 836 किलो जूल पर मोल। ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अब बात आती है, ये तो हो गया, लेकिन अब यहां इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज अगर हम बात करें CH4 मॉलिक्यूल में, तो CH4 में बोलोगे कि 418 इंटू 4, अगर आप इसका 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5, ये रहा, ठीक है, कुछ इतनी देखने को मिलेगी एनर्जी। यहां पे क्या है, 1 मिनट, ठीक है, ये आएगी, ये एनर्जी देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी एनर्जी तो रिलीज होनी चाहिए थी, ये इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। और जितना कभी भी बताता हूं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है। किसी भी सिस्टम की एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। मैं अभी एक क्लास पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही सिमिलर 2 से 3 क्लास और पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मेरी एनर्जी घट जाएगी, हो सकता है मैं उतना इफिशिएंटली ना पढ़ा पाऊं। दैट मींस हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही, क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही ना सिस्टम से, तो वहां पे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। मैं धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, हो सकता है मैं एफिशिएंटली समझा भी ना पाऊं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्या, लेकिन एक्चुअल में इतनी रिलीज होगी, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी आपको एक जगह समझाया था कि हमारा 2s का जो प्रमोशन हो रहा था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बताया था कि यहां पे 2s इलेक्ट्रॉन थे, ये 2p में एक्साइटेशन करा रहे थे, इसका एक्साइटेशन। तो ये जो एक्साइटेशन कराते हैं ना, ये एक्साइटेशन कराते हैं तो इसमें भी एनर्जी लगती है। यहां से यहां मूव करने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी। आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है कि नहीं, अपने क्लास लेने जाते हो, कुछ भी जाते हो, कहीं भी मूव करते हो तो एनर्जी खर्च होती है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करोगे 2s से 2p में, तो एनर्जी रिलीज होगी, वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही होगी, रिलीज इन द सेंस वहां रिक्वायरमेंट होगी। आपको यहां से यहां भेजना है ना, तो इसको ताकत देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो दी जाती है वो जो होती है वो कितनी होती है, यहां पे लिखिए, वो होती है 401। कितनी, 401 किलो जूल पर मोल। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जब CH4 मॉलिक्यूल बनता है, CH4 में, तो ये तो हमारी जितनी बन गई, ये कौन सी है जो रिलीज हो रही है, ठीक है, लेकिन एनर्जी हमको देनी कितनी पड़ रही है, 401 किलो जूल पर मोल। तो वो इससे आप सब्सट्रैक्ट करोगे, वो जैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे, ये आप इससे सब्सट्रैक्ट करोगे। अब इससे सब्सट्रैक्ट क्यों करना पड़ रहा है, ये वो एनर्जी है जो टोटल एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के समय आई है, और ये एनर्जी वो है जो एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम से, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है। ये तो सिस्टम हमें दे रहा है, ये हम सिस्टम को दे रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, ये वाली चीज माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा सिस्टम कितना दे रहा है। तो क्या देखने को मिलेगा, यहां जो CH4 है वो आपको 1271 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी मिलेगी। इस बॉन्ड की रियल फॉर्मेशन में देखिए होना क्या था, हम तो सोच रहे थे 1672 किलो जूल पर मोल मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारा प्रमोशन में भी तो एनर्जी लगी है, प्रमोशन में भी तो एनर्जी लगी है, तो जो प्रमोशन में एनर्जी लगी है तो वो एक्चुअल एनर्जी से उसको काटना पड़ेगा, और काटे हैं तो वो कितनी आई, 1271 किलो जूल पर मोल आई है। तो अब आप यहां पे क्या बोल सकते हो, यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप CH2 मॉलिक्यूल देखने जाओ, जो CH2 मॉलिक्यूल बन रहा था उसकी एनर्जी वो कितना रिलीज कर रहा है, 836 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दूसरा कितना कर रहा है, ये जो CH4 वाला है, ये CH4 का यही कॉपी कर लेता हूं, और इससे देखिए कितना करेगा, ये कर रहा है, ये हमारा 1271 कर रहा है। तो अब आप खुद बताइए, जब अगर इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं कि थर्मल स्टेबिलिटी कैसे आ रही है। मतलब क्या है कहने का, देखिए अभी समझाता हूं। यहां पे अगर आप जाएंगे और यहां पे लिखेंगे 1271 में से अगर आप 836 को माइनस करिए
और जैसे ही आप 836 को माइनस करेंगे तो आप 836 को माइनस करके देखिए कितना आएगा। ये अगर आप देखोगे तो 435 के अराउंड आएगा, 435 के अराउंड। देखिए 11 3 और 4, हाँ बिल्कुल सही है, 435 के अराउंड आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। तो दैट मींस हमारा जो CH2 मॉलिक्यूल है उसके कंपैरिजन में CH4 मॉलिक्यूल कितने टाइम्स, 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी से ज्यादा स्टेबल है। क्या बोलोगे, यहां से हमारा रिजल्ट मिलेगा कि CH4 हैव 435 किलो जाउल पर मोल, ठीक है, मोर। ये वाली एनर्जी कौन सी है, मोर स्टेबलाइजेशन, ये मोर स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन क्यों, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। ये बोल सकते हैं CH4 में, ये देखिए 1271 रिलीज कर रहा है, ये 836 कर रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 435 से CH4 जीत जाएगा। इसीलिए यहां से अगर आप आज से पूछे कोई कि क्यों CH4 मॉलिक्यूल बनना पसंद करता है CH2 नहीं, तो आपके सामने आंसर होना चाहिए। यहां से आप प्रूफ कर सकते हो कि क्या होता है, ऐसे आप बता सकते हो यहां से। अब अगर हम इसको रिटन फॉर्म में आपको दिखा दे, क्या है, टेट्रावेलेंट का हमने क्वेश्चन पूछा था। चलिए देखिए, जैसे बात कर रहे हैं, ये आपके सामने मैंने एक्साइटेड स्टेट बनाई। जैसे ही कार्बन की एक्साइटेड स्टेट बनाई, एक्साइटेड स्टेट हुआ कैसे, यहां जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने यहां शिफ्ट किया है। उस शिफ्टिंग में क्या देखने को मिला है, उस शिफ्टिंग में इंपॉर्टेंट है कि 401 किलो जाउल पर मोल एनर्जी हमको देनी पड़ी, लगानी पड़ी, इसको धक्का दिया है तो वो जो एनर्जी लगानी पड़ी वो 401 किलो जाउल पर मोल है। इसकी वजह से अब यहां पे क्या होगा, ये एनर्जी वही है, पूरा जो पीछे दिखा दिया यहां पे मैंने उसको मेंशन कर रखा हुआ है। साथ ही साथ में आपको यहां पे बता देंगे, ये आपकी कैलकुलेशन की गई है, जो आपको ओवरऑल स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा था वो 435 किलो जाउल पर मोल था कि नहीं, और जो 435 जो किलो जाउल पर मोल है, इसी की वजह से बोलेंगे कि जो CH4 है वो मोर फेवरेबल है फॉर्मेशन के लिए इन कंपैरिजन टू फॉर्मेशन ऑफ CH2 मॉलिक्यूल। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम हाइब्रिडाइजेशन की, ये तो हो गया कि CH4 तो बन गया, फिर वही प्रॉब्लम आई हाइब्रिडाइजेशन की। क्यों, क्योंकि हमारा एक 2s और 1s का बॉन्ड बन रहा है और 3 2p। यहां ये देखिए पीछे, अगर यहां पे हाइड्रोजन को आप डायरेक्ट इसके साथ लिंक करा दो, इससे तो होगा ही नहीं, इससे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो यहां 3 तो P से और एक S से, ये S है और ये P है, तो दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह अगर अलग होगी तो बॉन्ड एनर्जी अलग अलग आनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि ये सारी सेम आ रही हैं, तब हमने टर्म इंट्रोड्यूस किया हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है उसकी यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ये देख लीजिए। सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी की एनर्जी 100 है, किसी की 100 है, एक का हम 150 मान लेते हैं और एक को हम 50 मान लेते हैं। अब देखिए ये 4 अलग अलग ऑर्बिटल है, कार्बन की ही समझिए, इनको मिक्स कर दो और उसके बाद इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वो भी इक्वल अमाउंट में। देखिए अभी ये 150 है, ये 100 है, क्या ये इक्वल है? नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमको अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो इसका एक एवरेज ले लोगे। अब टोटल एनर्जी कितनी है? 400, और मैं कह रहा हूं इस 400 एनर्जी को, 400 किलो जूल पर मोल को इक्वल बांटना है 4 लोगों में। तो क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे 4 से। जैसे ही डिवाइड करोगे तो पर कैंडिडेट एनर्जी कितनी आएगी? पर कैंडिडेट, अब इसको भी 100, इसकी तो ऑलरेडी ही 100 थी, इसकी भी 100 थी, लेकिन जो 50 वाला था उसको भी 100 मिल गया। जिसकी एनर्जी कम थी उसकी बढ़ गई, जिसकी ज्यादा थी उसकी घट गई, और जिसकी अगर एग्जैक्ट उतनी पहले से थी तो वो उसकी नॉर्मल ही रहेगी। दैट मींस आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी, शेप, सिमेट्री वगैरह सारा हमारे ऑर्बिटल का सेम हो जाता है, जिससे बनने वाली जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल मिलती है हमें, उन्हें हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। उनका सिमेट्री, उनका डायरेक्शन, उनका एनर्जी, उनका शेप वगैरह सब कुछ सेम हो जाता है। अब इनसे कोई बॉन्डिंग करने आएगा ना, अगर इनसे बॉन्डिंग करने आएगा तो मैं बोलता हूं ये लीजिए हमारे पास 1 2 3 और 4,
चार ऑर्बिटल कैसी हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गई। अब इनसे आप चाहे जैसे बॉन्ड बनवाओ हाइड्रोजन के 1s से इक्वल ही मिलेगा, मतलब इसको आप ना s कह सकते हो ना p कह सकते हो। हम बोलेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दैट मींस तीनों चीज एक ही तरह की हैं, चारों चीजें बिल्कुल सेम है। तो अब हाइड्रोजन चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा, जो टाइप होगा वो भी सेम होगा। तो क्या होगा, बनने वाले स्पीसीज में जो भी बॉन्ड लेंथ मिलेगी वो एग्जैक्ट सेम होगी चारों के लिए। जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो जितनी इसके लिए होगी उतनी ही इसके लिए होगी, मतलब सारी चीजें सेम हो गई। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा भी यही कह रहा था कि जो भी हमारे चार बॉन्ड हैं वो बॉन्ड लेंथ भी उनकी सेम है और उनकी एनर्जी जो है 434 के अराउंड आई थी एक्सपेरिमेंटल में, और हमने भी देखा 435 के राउंड से स्टेबलाइजेशन मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर एक्चुअल डिफिनेशन अगर आपको कॉपी पे लिखनी है, ये यहां पे मार्क कर दी गई है, ए फिनोमेना ऑफ ए मिक्सिंग ऑफ और ब्लेंडिंग ऑफ ए टू और मोर। जरूरी नहीं है दो हो, ना ही दो से ज्यादा हो, जैसे अपने कार्बन के केस में 4 मिक्स हो रही हैं, तो 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इक्वल एनर्जी की अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1s का मिक्स कर दो 2p के साथ, 2s जो है 2p के साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन 1s का आप मिक्सिंग नहीं करा सकते हो 2p के साथ, क्योंकि सेल नंबर बढ़ जाता है, एनर्जी बैरियर, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पे ऐसे देखिए, ये न्यूक्लियस है, यहां पे आपको फर्स्ट सेल देखने को मिलेगी और यहां सेकंड सेल। तो अगर यहां 2s देखो और 2p देखो तो देखिए कितना कम गैप है, हो गई मिक्सिंग। लेकिन इसके साथ कितना करना पड़ेगा, इसके साथ बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। इसलिए जो हमारी एनर्जी, मतलब जो भी यहां पे हम इनकी बात करेंगे तो उनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होना चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके साथ ही में फर्दरमोर इक्वल नंबर ऑफ ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड हैविंग ए इक्वल एनर्जी, आइडेंटिकल शेप एंड साइज। सारी चीजें सेम हो रही है एंड आर सिमेट्रिकली ओरिएंटेड इन स्पेस, मतलब एक ही तरह सिमेट्रिकल ओरिएंटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ मतलब अगर एक्स एक्सिस पे बना है तो एक्स एक्सिस पे 3 ऑर्बिटल आ जाए और जेड पे एक जाए, नहीं, वो ऐसा अरेंज करेंगे कि सारे एक्सिस पे इक्वल जाए, उनकी शेप वगैरह सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। और जब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन मिक्स होने के बाद ऑर्बिटल बनती है ना, तो ना आप उसको s बोल सकते हो ना p बोल सकते हो, उसका हम नाम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे कार्बन है, इसमें तो sp3, बहुत जगह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो उसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम दोगे, s या p एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम नहीं दोगे। यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, एक्चुअल जो डेटा के अकॉर्डिंग आया है वो क्या है, 434.7 किलो जाउल पर मोल्स है। हमने कैलकुलेट भी यही किया है कि नियरली 435 किलो जाउल पर मोल से स्टेबल होता है CH4 मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू CH2। साथ ही साथ में जो भी बॉन्ड लेंथ है, ये देखिए लिखा हुआ है कि हमारी जितनी भी बॉन्ड लेंथ है वो सारी सेम है ऑल रिस्पेक्ट में। ये हमारा यहाँ पे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज, जिसको मैं बोल रहा था यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन या न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडीज ने रिवील किया कि सारी चीजें वहां जो एनर्जी है चारों ऑर्बिटल्स की या चारों बॉन्ड की वो एक तरह है, सेम है। जो बॉन्ड लेंथ है सेम है। बॉन्ड लेंथ कितनी है, 110 पिकोमीटर है। बॉन्ड एनर्जी जो स्टेबल हो रही है, मतलब कोई भी बॉन्ड तोड़ोगे तो 435 किलो जाउल पर मोल से स्टेबल मिलेगा आपको। ये सारी चीजें थी हमारी बेसिक इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे हाइब्रिडाइजेशन का आपका कंसेप्ट और आगे बढ़ेगा। sp मिक्सिंग होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एज सच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।